भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलक राज मिश्र जी हैं और तिलक जी वाराणसी केंद्रीय जो पूजा समिति है उसके भी अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे तिलक जी? पहले तो आपका भारत की तस्वीर में बहुत बहुत स्वागत है। बसंत पंचमी का पर्व बीता है, 26 जनवरी भी बीता है और अब सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे जो सवाल करूंगा लेकिन हिंदुत्व को लेके, क्या चल रहा है हिंदुत्व को लेके? कोई रामचरितमानस का विरोध कर रहा है, कोई ये बागेश्वर धाम को लेकर सवाल उठा रहा है, क्या रहा है? आप किस नज़रिए से आप देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए अश्विनी जी, जहाँ तक बात हिंदू और सनातन संस्कृति की है तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन संस्कृति एक बहुत ही जड़ में एक नींव और एक मील का पत्थर है। जैसे नीचे जड़ से जो सनातन ने अपना एक आधार रखा है, अपनी एक ज़मीन रखी है, तो सनातन को कोई ना तो विरोध कर सकता है ना कोई चैलेंज कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उस पर व्याख्या हो सकती है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं लोग। और बागेश्वर धाम सरकार पर जहाँ तक लोग चर्चा कर रहे हैं या रामचरितमानस पर चर्चा कर रहे हैं, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो अभी रामचरितमानस पर बोल रहे हैं और काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया विषय रख रहे हैं, कैसे संवाद है अपने प्रभु श्री राम का, भरत का चरित्र रख रहे हैं सामने। तो ऐसे चीज़ों को सामने आने से और ये विषयों को सामने आने से एक तो अच्छी चीज़ ये है कि आने वाली युवा पीढ़ियाँ, आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को समझेगी, जानेगी। और जहाँ तक एक विषय है बागेश्वर धाम सरकार के विषय में जो चर्चा कर रहे हैं लोग, तो देखिए किसी भी संत, कोई भी व्यक्ति है, अगर वह कुछ चीज़ें कर रहे हैं या दिखा रहे हैं या लोगों को बुला के बता रहे हैं, तो मुझे लगता है उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करने से के बजाय उन चीज़ों को समझना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं, समाज को क्या बताना चाह रहे हैं। और लोग जा रहे हैं, लोग उनके पास पहुंच रहे हैं, वो किसी के पास नहीं जा रहे हैं कि मेरे पास आओ। तो ये तो केवल भारतीय और सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश है। और हर वर्ग में, हर धर्म में चीज़ें होती हैं, कोई ऐसा विषय गलत नहीं है। हमारी केवल आपने कहा कि हर धर्म में होता है। देखिए, बागेश्वर धाम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों का सवाल ये है कि कुछ तो अंधविश्वास फैलाते हैं, भूत प्रेत की बात करते हैं, वो कैसे हो सकता है? उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल उठता है क्योंकि जिस संस्था ने उन पर सवाल उठाया वो संस्था कहती है हम अंधविश्वास के खिलाफ जंग छेड़ते हैं। तो ये भूत प्रेत कैसे भगाते हैं बागेश्वर धाम? आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप मूर्ति पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, हिंदुत्व को बहुत करीब से जानते हैं? देखिए, अगर जहाँ तक अश्विनी जी भूत और प्रेत की बात है, तो मुझे लगता है कि अगर देवी देवता हैं, ईश्वर है, तो एक कोई अदृश्य शक्ति भी है। कई लोग, आम जनता है, जो हम लोग आम जनमानस में रहते हैं, तो कुछ चीज़ें लोगों को दिक्कतें आती हैं, कुछ संकट लोगों पर आता है, उसका लोग उपचार करते हैं। मुझे लगता है ऐसे ये बहुत खुले मंचों पर नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। जैसे कोई अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है किसी मरीज़ का, तो वो चौराहे पर या बागीचे में नहीं करता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर करता है। तो बस ये चीज़ों का आडंबर नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें जो अगर लोग उसको मोबाइल में, आजकल तो आप जान रहे हैं कि हर हाथ में मोबाइल हो गया अश्विनी जी, और हर जो है मोबाइल अपने आप में मीडिया हो गई है। कोई मीडिया हो गया, वो तुरंत वीडियो बना करके एक वीडियो चला दे रहे हैं और ख़ुद को मीडिया बना दिया उन्होंने। ये सबसे, आप जैसे अनुभवी रिपोर्टर हैं जो 14 साल मुंबई के अंदर आप लोगों ने क्राइम रिपोर्ट किया है, थिएटर से जुड़े रहे हैं, आप खुद एक अच्छे कलाकार रहे हैं, आप BHU से पढ़े लिखे हैं और आप एक लिटरेट पर्सन है, तो उन चीज़ों को जब वो मीडिया जगत में आते हैं या अच्छे से आते हैं तो समझ में आती है बात। अब हर आदमी एक मोबाइल ले लिया, कहीं कुछ घटनाएँ चल रही हैं, उसको रिकॉर्ड करके चला दिया। तो ऐसे करके जो चीज़ें बाहर आई हैं, वो उन संस्थाओं का भी सोचना सही है कि बहुत सी चीज़ें एक समाज के अंदर बहुत सी बातों को दबे में होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ओपनली खुलेआम मंच पे हो रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी गलत हैं। लेकिन जहाँ तक बात शक्ति की है और बात उपासना की है, तो बागेश्वर धाम सरकार जो है वो अपने आप में, मैं प्रार्थना और ये पूजा में विश्वास रखता हूँ, तो मैं उन पर भी विश्वास रखता हूँ कि वो एक बाबा बजरंगबली के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, तो हम भी उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ईश्वर के भक्त हैं, बजरंगबली के भक्त हैं, और बजरंगबली के हमारे भी आराध्य हैं, क्योंकि एक अजीब सी उनको, हम जब बजरंगबली का हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक अजीब सी शक्ति आती है और नियमित हम भी पढ़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तिलक जी, एक पत्रकार के नाते, सालों का अनुभव के नाते,
कि जिस तरीके से लोग भूत प्रेत की बात करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म की बात हो, कहीं ना कहीं जो सामने वाला है मानसिक रूप से कोई कमज़ोरी हो जाती है तो आदमी उसमें गिरफ्त में चला जाता है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए किसी भी धर्म और संप्रदाय के लोगों। जी, इन विषयों पर जरूर चर्चा होनी चाहिए और ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अश्विनी जी, जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। जहाँ प्रभु श्री राम की कल्पना हो जाएगी, जहाँ प्रभु श्री राम आ जाएंगे, उनका नाम आ जाएगा, तो वो शक्तियाँ, वो चीज़ें, वो अपने आप आ जाएगा। अब उसका कोई उसका चाहे उसको एक व्यवसायीकरण करके उसको आगे प्रस्तुत करे, या वो अपने मन में विचार करके और प्रभु श्री राम के उस नाम को अपनी शक्ति, अपनी ताकत बना करके रखे। तो ये चीज़ें सही हैं कि इनका बहुत ही बाजारूकरण नहीं होना चाहिए, पब्लिक में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जनता परेशान होती है, जाती है, और कुछ लोग चर्चा करते हैं, भाई वो जैसा बताते हैं, अब ये भ्रांतियाँ कई तरह की हैं, कई तरह के लोग अपना जादू अरे उस पर भी चला के कर रहे हैं कि मैं तो जादू से ही बता दूंगा आपके मन में क्या चल रहा है। हर चैनल पर डिबेट चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बागेश्वर धाम सरकार एक अच्छे कथावाचक हैं, अच्छी कथा करते हैं। हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि वो जो बात बोलते हैं कि तुम मेरे ऊपर कोई विश्वास मत करो, मेरे पर बात मत करो, लेकिन अपने माता पिता की सेवा जरूर करो, अपने माता पिता का आदर करो। हम उस बात को नहीं ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपने कहा, जो बातें कह रहे हैं उससे हम भी सहमत हैं। बागेश्वर धाम जी बहुत अच्छा कथा बोलते हैं और उनके अनुयायी भी बहुत हैं, बहुत मार्मिक अंदाज में वो कथा बोलते हैं। आपने रामचंद्र भगवान श्री राम की बात की। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, हिंदुओं के आराध्य हैं। दुनिया भर के लोग, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है। लेकिन रामचंद्र जी पे कभी चंद्रशेखर हैं, वो जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो टिप्पणी कर जाते हैं। वो कह देते हैं कि रामचरितमानस आडंबर है जो तुलसीदास जी ने लिखा। और अब भारतीय जनता पार्टी में कभी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि सपा के एमएलसी हैं, वो तक कह रहे हैं कि रामचरितमानस आडंबर, इस पे बैन लगाना चाहिए। क्या हो गया है इन नेताओं को, क्या कहना चाहते हैं और क्या मजबूरी हो गई इनकी? देखिए, एक अश्विनी जी है सस्ती लोकप्रियता, ये एक शब्द है सस्ती लोकप्रियता। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनका कितना बड़ा राजनीतिक कद हो गया है, कितना बड़ा राजनीतिक हैसियत इनकी हो गई है कि ये हमारे धर्मों पर, हमारे धर्म की ग्रंथों पर जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह उठा दे रहे हैं कि रामचरितमानस को समाप्त कर देना चाहिए। अरे रामचरितमानस, आप समझिए कि तुलसीदास जी जो काशी में ही रामचरितमानस की रचना उन्होंने की है, और आपको शायद पता नहीं होगा कि यहीं 80 घाट पे वो कभी तुलसीदास जी इधर शौच या लघुशंका तक नहीं किया उन्होंने। वो उस पार जाया करते थे नाव से, वहाँ जाकर किया करते थे। काशी में ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो ये शक्तियाँ खुद से आती हैं, अपनी प्रेरणा से आती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तुच्चे टाइप के नेता, जो कभी आज इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी यहाँ कभी वहाँ, अब ये लोग प्रभु श्री राम पर चर्चा करेंगे और श्री रामचरितमानस पर चर्चा करेंगे और बोलेंगे इसको हटा दो। अरे वहाँ विषय क्या रखा गया, उस विषय को ध्यान देना चाहिए, उस विषय को समझना चाहिए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वो आप इस विषय को ताड़ना मतलब देखने के, ध्यान देने के और ध्यान देने के पात्र हैं। आप उसको उल्टा सीधा शब्दों का चयन करके और गलत बातों का प्रचार समाज में करें। ये तो ये तो उनका भी आरोप है कि ब्राह्मण समाज और जो उसके संरक्षक हैं वो ताड़ना के मतलब संरक्षणा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो अत्याचार हो रहा है। हम तो सनातन समाज के हैं, हम ना ब्राह्मण समाज के हैं, ना वैश्य समाज के हैं, ना किसी दूसरे समाज के हैं। हम सनातन समाज के हैं, हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं। तो हमारी विचारधारा वो है। हम उस विषय पर बात करते हैं कि ताड़ना और ताड़ना, प्रताड़ना, ताड़ना, जैसे लोग एक शब्द बोलते हैं ना कि देखिए उनको ताड़िए वो क्या कर रहे हैं, तो ये ध्यान देने के योग्य हैं। इनकी कार्य प्रणाली, इनके कृत्य, इनके काम, इनकी दिनचर्या, सब चीज़ें ध्यान देने लायक है। पर और जिस समय तुलसीदास जी ने ये विषय लिखा है अश्विनी जी, उस समय सोचिए कि पूरे दुनिया में लोग, भारतवर्ष में खास करके, हर महापुरुष, हर योद्धा अपनी माँ के नाम से जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी अगर जाने गए तो अपनी माँ के नाम से जाने गए। तो ये विषय लोग क्यों भूल जाते हैं कि प्रभु श्री राम को लोग हमेशा जो है उनकी माँ के नाम से जाने, जब श्री कृष्ण को उनकी माँ के नाम से जाने। सवाल ये भी है ना कि जब आप भाजपा में होते हैं तो आपको नहीं समझ में आया। अब यहाँ पे उस समय तो ताड़ना नजर आया उनको, अभी यहाँ पे अत्याचार नजर आ रहा है। जो मैं भी समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे ताड़ना का मतलब कि उनकी रक्षा करना या उनको नजर रखना कि कोई तकलीफ ना हो पाए, जो हम भी समझ पाए हैं। लेकिन राजनीति आज बहुत ही विकृत मानसिकता से गुजर रही है, और इसलिए देखिए वो जब नीतीश कुमार के साथ हैं, वही नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ होते थे,
हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात बोली उसका अखिलेश यादव ने भी विरोध किया, क्योंकि उन्हें पता है कि देखिए भगवान राम ने ही भाजपा को तारा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस पर टिप्पणी करके हमारा जो मटिया मेट ना हो जाए। देखिए अश्विनी जी, अभी जैसे भारत में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये काशी वाराणसी के ही सांसद हैं। आप देखिए वो कितनी बारीक चीज़ों पर क्या ध्यान देते हैं, बारीक चीज़ों का एक उसमें परिवर्तन करके आप छोटी छोटी चीज़ों को देखिए कि अगर राजनीतिक दल में नेताओं की सूचिता, मैं एक बहुत बड़ा विषय आपको बता रहा हूँ कि मैं चूँकि बचपन से ही राजनीति में सक्रिय हूँ, 10 वर्ष की उम्र से भारतीय जनता पार्टी का एक चौकी पर पर्ची लिखने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ। तो आप समझिए कि राजनीति एक समय था, मुझे लगता है 10 वर्ष पूर्व, कि अगर लोग कहते थे मैं नेता यानी सिर्फ एक शब्द अगर किसी को कहना है कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम चोर हो, तुम जो है गलत कार्य करते हो, तुम अपराधी हो, सिर्फ एक शब्द बोलना होता था नेताजी, उसमें सारे शब्द आ जाते थे। आज हर वर्ग, हर समाज अपने आप को नेता कहना पसंद कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं नेता हूँ, समाज का नेता हूँ, मैं भारतवर्ष में जो है किसी दल का नेता हूँ। तो ये नेताओं का जो एक परिकल्पना है जनता के मन में, एक जो उनके मन में उनका विचार है, यह मोदी जी के कार्यों ने बदला है, मोदी जी की सोच ने बदला है, मोदी जी के विचारों को आज लोग मान रहे हैं कि मैं नेता हूँ। इस विषय पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता कि आज मैं अगर बोलता हूँ मैं नेता हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, फक्र होता है। एक समय डर लगता था, लोगों को लगता था कि मैं बताइए मत कि मैं राजनीतिक जीवन में हूँ। तो ये बदलने वाला कोई अगर भारतवर्ष के अंदर है तो वो एकमात्र नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वाराणसी में उन्होंने जिस तरीके से अपने विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण कराया है, आप जाकर के देखिए आज जहाँ जो भी जनता आ रही है मंत्रमुग्ध हो जा रही चीज़ों को देख करके। हमारे वाराणसी के अंदर जो हमारे जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी हमारे कर्मकांडी करने वाले ब्राह्मण हैं, आज वो एकदम प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि लोग आ रहे हैं। टूरिज़्म का शहर है, टूरिज़्म को बढ़ावा मिल रहा है। अब अयोध्या बनेगा, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। मिर्ज़ापुर विंध्य कॉरिडोर बनेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद हम जो आगे अगर बोध गया की तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ावा मिलेगा। ये पूरे आसपास के प्रदेशों को, उत्तर प्रदेश को, भारतवर्ष को मजबूत करने के क्रम में प्रयास है। हमें इस काम की चर्चा होनी चाहिए, हमें भारतवर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की चर्चा होनी चाहिए। हम उस पर चर्चा नहीं करते, बिना मतलब रामचरित मानस बंद कर दो, तो ये हटा दो, वो इनके पास कोई विषय ही नहीं है। अश्विनी जी, कोई विषय इनके पास नहीं है। अगर ये विषय लें तो आज देखेंगे कि आज सदन के अंदर कैसे सुचारू रूप से सदन चल रहा है, कैसे मुद्रा योजना के अंतर्गत लोगों को बैंकों से लोन मिल रहे हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग आगे बढ़ रहे हैं। आज भारतवर्ष के अंदर महिंद्रा जैसी कंपनियां बड़ी बड़ी गाड़ियां निकाल रही हैं, हिम्मत जुटा पा रही हैं, सरकार हिम्मत देती है, तब उनको बल मिलता है। इन चीज़ों पर चर्चा छोड़ करके केवल चर्चा को विस्मृति करने का एक मन बना लिया है विपक्ष ने। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक भी आप इतने वर्षों में भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी योगी जी या हमारे किसी मंत्रिमंडल किसी व्यक्ति पर लगा हो। ये देश वही है, केवल भ्रष्टाचार की बात, केवल आरोपों की बात। आज वो चीज़ें नहीं है, तो आज चर्चा रामचरित मानस पर हो रही है, आज बागेश्वर धाम पर हो रही है। क्योंकि बागेश्वर धाम एक अच्छे वक्ता हैं, हम उनको एक कथावाचक के रूप में देखते हैं। उसके अलावा मैं किसी और शक्ति पर बात न करता हूं, न मैं उस पर कोई चर्चा करता हूं। तिलक जी, एक सवाल मेरे मन में है, जैसे बनारस की बात आप कर रहे हैं, मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। बनारस में टेंट सिटी का निर्माण हुआ है। जी 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 जी, बहुत अच्छा आयोजन है कि टेंट सिटी में लोग आएँ। हालांकि अभी पहला साल है और थोड़ी सी समय की कमियों की कुछ वजह से उस तरह का प्रतिसाद नहीं मिल रहा, लेकिन भविष्य अच्छा होगा। हाँ। इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत थी टेंट सिटी बना दी गंगा के उस पार। ये तो हमारी जो पुरातन संस्कृति उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं देखिए अश्विनी जी, हम लोग अगर अभी वहाँ चले जाएं अपने प्रयागराज में, आप कुंभ मेला देखिए, कितनी बड़े बड़े पंडाल लगते हैं हमारे संतों के, हमारे जो वहाँ पर जो सन्यासी हैं, जो हमारे वहाँ पर लोग साधना करने वाले लोग हैं, आम लोग जाते हैं जो 1 महीने रह करके कल्पवास करते हैं। तो आप जब उनको देखेंगे तो आप सोचेंगे कि काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ के धाम में क्यों ना उस पार में इस तरीके की एक चीज़ें बने जहाँ पर लोग आएँ, अपने परिवार के साथ बैठें, उन चीज़ों का आनंद लें। तो ये टूरिज़्म के लिए, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए चीज़ें हैं, उसमें क्या बुराई है। लोग आखिर में बनारस में, काशी में क्या देखने आते हैं लोग बताइए? यहाँ की सकरी गलियाँ, यहाँ के टूटे हुए मकान,
अगर आज वो मकान खूबसूरत हो रहे हैं, उनको सरकार सजा रही है, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए मंदिर का निर्माण कर रही है, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए टेंट सिटी में हो रहा है, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए बैलून अगर उड़ाए जा रहे हैं, तो लोगों का आकर्षण तो वही होगा ना। लोग सिंगापुर क्यों जाते हैं? वही झरने मुहारा देखने के लिए सिंगापुर पहुँच जाते हैं। तो हमारी सरकार की ये सोच है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, उत्तर प्रदेश के लोग, भारतवर्ष के लोग एक प्रभावशाली हों और लोगों का एक आर्थिक रोजगार और आर्थिक रूप से लोग सशक्त हों, सबल हों, मजबूत हों, ऐसा प्रयास सरकार का है और वो सफल है। और मुझे लगता है जो विरोध कर रहे हैं उनको जा करके टेंट सिटी में जा करके देखना चाहिए कि वो कैसा निर्माण हुआ है। ये बहुत अच्छा निर्माण हुआ है, मैं खुद भी गया हूँ, मैंने शूट भी किया है। अब बात कर लेते हैं 2024 चुनाव की। राहुल गांधी तो कमर कस चुके हैं, पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लगातार सफ़र पे चले जा रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है। क्या लग रहा है, मोदी जी को चुनौती दे पाएंगे और आपकी तैयारी कैसी है 2024 चुनाव के लिए? देखिए, जहाँ तक बात राहुल जी की है, तो राहुल जी भाई अपना कर्म कर रहे हैं, वो मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ उनका। वो अपनी यात्रा पे निकले हुए हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं जो उनको बचपन में सीखने को नहीं मिला, अब कम से कम कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा भारतवर्ष देखने को मिलेगा कि पिछले 70 वर्षों में भाजपा की सरकार आने के पूर्व जो अटल जी की एक हमारी सरकार थी, 23 डंडों की हम लोग की सरकार चला रहे थे, तो उस समय उसके पूर्व जो सरकारों ने काम किया है उसका क्या स्वरूप है, उनको पूरे भारतवर्ष में घूम करके देखने को मिलेगा और उनको कुछ शिक्षा भी मिलेगी। दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ गई है, अच्छा है, तो वो सीख रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात हमारे सरकार की है, हमारी सरकार केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। हम भारतवर्ष के निर्माण में लगे हैं, अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए लगे हैं और राष्ट्र की रक्षा के लिए जो भी चीज़ें उपयुक्त हो सकेगी, ज़रूरत होगी, वो सब काम किए जाएंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, सरकारें बनती बिगड़ती हैं, सरकारों को रहने का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन हमें ये तय है कि मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 400 प्लस सीटें दे करके भारतवर्ष की जनता, भारतवर्ष के लोग इतने नरेंद्र मोदी के हाथ को इतना मजबूत करें कि हम जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं वो निर्णय भी सरकार ले सके, मोदी जी का हाथ सशक्त हो, सबल हो, मजबूत हो। मेरी ऐसी आपके माध्यम से अश्विनी जी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इस वीडियो को शेयर करें और चीज़ों पर चर्चा करें। आम जनता में चर्चा होनी चाहिए, चौराहों पर चर्चा होनी चाहिए, विकास की चर्चा होनी चाहिए, ये और आम चीज़ मानस का पाठ होना चाहिए। जब कोई कथावाचक कथा करे, कोई बोले तो उसको सुनना चाहिए, उसमें जो है आत्मविभोर होकर के। बल्कि अभी तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे सेवा भारती के लोग बहुत सारी जगहों पर राम कथा का आयोजन कर रहे थे, तो उस बीच में भी लगता है राम कथा को देख करके ही स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप के लोगों को बेचैनी हुई होगी कि चूंकि एक सनातन संस्कृति एक हो रही है, जुड़ रही है, उस जुड़ाव को तोड़ने के लिए और लोगों को भड़काने के लिए ऐसे बयान देते हैं। 24 में सबको जवाब मिल जाएगा, 400 प्लस सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और मैं जनता से भी अपील कर रहा हूँ कि आप बनवाइए। जब आप सरकार को मजबूत करेंगे तो आप अपनी पीढ़ियों को मजबूत करेंगे, आने वाली जनरेशन को मजबूत करेंगे, वरना भारतवर्ष में पुनः वही चीज़ें होंगी, केवल ये जाति विषयक बातें, जाति सूचक बातें, यहाँ वहाँ नाप सुना विषय की बातें, चाहे आओ तो दंगे। आप देख रहे हैं कि विस्फोट होना भारतवर्ष में क्यों बंद हो गया, क्यों कश्मीर में नहीं पथराव हो रहा है, क्यों वहाँ पत्थर नहीं चल रहे हैं, क्यों जो है जगह 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 पूरे देश में कहीं कभी भी कहीं विस्फोट हो जाता था। क्योंकि हमारा तंत्र मजबूत है, उसको मोदी जी ने जागृत कर दिया है। इसके लिए विकास भी हो रहा है, लोगों को शिक्षा भी मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है और सुरक्षा भी मिल रही है। सुरक्षा भी मिल रही है, विकास भी हो रहा है। ये बात तो सच है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं पत्थरबाजी बंद हुई है और जो देश में तमाम जगह सुरक्षा का भाव था, आतंकवादी हमले हुआ करते थे, वो भी निश्चित रूप से रुके हैं। लोग सुकून तो ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तिलक जी, अब आखिरी सवाल आपसे हम पूछेंगे निजी तौर से आपसे कि देखिए, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, सालों साल से आपको जानता हूँ, आप दूसरों की मुसीबत के लिए खड़े रहते हैं, बहुत सक्रिय रहे हैं। पिताजी भी आपके आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और आप बचपन से संघ में हैं और हर किसी के लिए मौजूद रहते हैं तमाम समस्याओं में। आप किस तरीके से अपनी राजनीति को लेकर जाने का प्लान कर रहे हैं, क्या आपकी मंशा है? देखिए अश्विनी जी, मैं चूँकि जब 6 से 7 वर्ष का था, 6 वर्ष का, तो मैं संघ का स्वयंसेवक हुआ, संघ की शाखाओं में गया। मेरे पिताजी अपने 8-10 वर्ष की 6 वर्ष की उम्र में शाखा गए, जो 6 से 10 वर्ष की उनके बीच में ही शाखा पहुंच गए वो। तो जो हमें जो सीखने को मिला, तो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः।
तो हम जो उस भाव को लेके चलते हैं कि सबको सुखी रहना चाहिए, सबको खुश रहना चाहिए, सबको मिला करके चलना चाहिए। अगर आम जन की किसी जनता की सेवा हमारे माध्यम से वो हो सकता है तो हम प्रयास करेंगे। मेरा संगठन मुझे जिम्मेदारी देगा तो मैं उस संगठन की अपनी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, मर्यादा में रहते हुए मैं उसका काम भी करूँगा। तो मुझे जो मैं तो समझता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सिपाही हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। संगठन जो भी दायित्व दे देगा, संगठन जहाँ भी दायित्व दे देगा, जो जिम्मेदारियाँ दे देगा, मैं उसे पूरा करूँगा। और अपना वो मैं प्रसाद मान करके कि मुझे संगठन ने मुझे ये विश्वास जताया, ये जिम्मेदारी दी है। क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी ये जानते हैं कि उनको संगठन ने ये जिम्मेदारी दी है, वो कर रहे हैं। हमारे योगी जी संगठन की जिम्मेदारी थी, वो कर रहे हैं। तो जो भी जिम्मेदारी संगठन देगा, वार्ड स्तर से लेकर के जहाँ तक की जिम्मेदारी देगा, जिस लायक मुझे समझेगा, वो जिम्मेदारी मैं पूर्ण करूँगा। तो हम बात कर रहे थे तिलक राज मिश्र जी से, जो कि बनारस के चर्चित चेहरा हैं, संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, मूर्ति पूजा समिति जो केंद्रीय उसके अध्यक्ष हैं, तरह तरह के आयोजनों में शामिल रहते हैं। मैं भारत की तस्वीर से की तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका कार्रवाई इसी तरह बढ़ता रहेगा। बहुत बेबाकी से बयान देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।